नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हरियाणा के रण में आखिरकार राहुल गांधी उतर गए और जो लड़ाई बताई जा रही थी शैलजा कुमारी और हुड्डा फैमिली के बीच में, उसको भी थोड़ा बहुत खत्म करते हुए वो नजर आए, क्योंकि स्टेज पर दोनों नेता हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चला है और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में उतरे। अब ये जो समीकरण बन रहा है वो क्या दर्शा रहा है, किस तरफ चुनाव जा रहा है, इसको लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बहिष्कार हमारे साथ है। संजीव जी, राहुल गांधी का उतरना और उधर सीएम योगी आदित्यनाथ का उतरना, क्या ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? इलेक्शन किधर जा रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले तक जब हम कांग्रेस के प्रचार की बात करते थे तो उसमें बातें होती थी कि हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप के बीच क्या चल रहा है। दोनों के खींचतान को लेकर के हेडलाइंस बन रही थी। लेकिन आपने सही चर्चा की, वो तस्वीर जो कि हम दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने दोनों हाथ पकड़े, एक हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा कुमारी शैलजा का, और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। वैसा ही प्रयास जो उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जो रैली हुई थी करनाल के असंध में, वहाँ से शुरू किया था, लेकिन उसको आज और ज़्यादा इन्फोर्स करते हुए नजर आए। राहुल गांधी के उतरने का मतलब क्या है? राहुल गांधी के उतरने का मतलब बड़ा सीधा है कि अभी तक स्थानीय नेतृत्व अपने तरीके से अपने वोट बैंक को कांग्रेस के फेवर में लाने की कोशिश कर रहा था। जो दलित नेता थे वो दलित वोट बैंक को लेकर के आएंगे, जो जाट समुदाय के हैं वो जाट समुदाय के वोट बैंक लेकर के आएंगे, जो ब्राह्मण नेता है वो ब्राह्मण वोट लेकर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के उतर जाने से क्या होता है कि सब लोग एक बारगी राहुल गांधी की जीत और हार के टर्म्स में कांग्रेस के अभियान को देखने लग जाते हैं। अपनी हार जीत से ज़्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हार जीत जो है वो समानांतर आज की तारीख में हो गई है। तो राहुल गांधी की जीत हो जाए, ये सबकी कोशिश हो गई, वरना अगर किसी ने इसमें गलती की तो फिर उसका भविष्य कांग्रेस के भीतर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लिहाजा शुरुआत में जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं सुनील कानूगोलू, जो आजकल सबसे ज़्यादा सलाह दे रहे हैं, तो मेरे पास ये जानकारी आई थी। इसमें कुछ और भी जुड़ सकता है, कुछ और भी जानकारी हो सकती है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी थी कि उनका ये कहना था कि शुरुआत में बड़े नेतृत्व को नहीं उतरना है। अच्छा, स्थानीय नेतृत्व जो है वो लीड करे। जैसे ही आप बड़ा नेतृत्व बनाते हैं, बड़ा चुनाव बनाते हैं, तो ये राहुल बनाम मोदी हो जाएगा और फिर उस स्थिति में बहुत हेल्पफुल नहीं रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वहाँ एंटी इनकम्बेंसी को डील कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दे उठा करके कांग्रेस को हरा देंगे। तो शुरुआत में तो ये स्ट्रैटेजी रही, लेकिन उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि ये जो हुड्डा बनाम शैलजा वाला एक प्रकरण आया, इससे लड़खड़ा सा गया जो पूरा कैंपेन था कांग्रेस का। एक तो वो, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिग्रुप किया। खट्टर साहब को पिक्चर से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया, क्योंकि खट्टर साहब ने इधर बहुत ही थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान वगैरह दे दिया, जैसे कि जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं किसान वो मुखौटा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये फ़ायदा नहीं होगा, उनको किनारे लगाया गया। लेकिन नायब सिंह सैनी का उतना अभी वजन नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह खुद उतर गए, तो ऐसे में अब लाजमी हो गया था कि राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी आए, भले ही ये रिस्क हो जाए कि राहुल गांधी बनाम मोदी होने जा रहा है चुनाव, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाएगा चुनाव, तो वो एक तरफा मोदी के फेवर में चला जाएगा। कम से कम साल 2019 वाली स्थिति तो नहीं है, साल 2024 के चुनाव हम लोगों ने देख लिए हैं। लिहाजा राहुल गांधी अब उतरे हैं। बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है ये। इस स्ट्रैटेजिक कदम के साथ ही हरियाणा में जो चुनाव है वो दो फाड़ हो गया। अभी तक आपको कई प्लेयर्स दिखाई पड़ते थे। दिल्ली से भले ही कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दिखाई पड़ती हो, लेकिन हरियाणा की ज़मीन पर आपको एक खेमा कांग्रेस का था, एक खेमा बीजेपी का था, उसके अलावा कई खेमे थे। जैसे एक खेमा आम आदमी पार्टी का था जो कि सभी सीटों पर लड़ रहा है, एक खेमा इंडियन नेशनल लोकदल
और BSP बीएसपी का था। एक और खेमा था जो कि जननायक जनता पार्टी और एएसपी का था, चंद्रशेखर वाला। तो 5 खेमे तो ऐसे हो गए। इसके अलावा कुछ बड़े सबल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे। तो हो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने वोट थे वो टुकड़ों में विभाजित हो रहे थे। राहुल गांधी और उनके आने से कम ये हो गया कि या तो आप राहुल गांधी के साथ हैं या फिर उसके खिलाफ हैं, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। और अगर बीजेपी के खिलाफ है तो कांग्रेस ऑप्शन है, अगर कांग्रेस के आप खिलाफ हैं तो बीजेपी ऑप्शन है। ये दो तरफा चुनाव जो है अब हरियाणा में हो गया। और मैं कहूँगा आप वो जो एक बात कही है आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, वो भी दर्शकों को सुनवाएं, जिसमें उन्होंने बड़े सीधे तौर पर छोटे दलों पर एक टिप्पणी की है। हाँ, वो कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी पार्टी, दो ही तरह के वो रास्ते बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात 2 चीजें कहना चाहता हूं। ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये सब बीजेपी के कंट्रोल में है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए, और ये जो आपके जेब में से हर रोज अरबपतियों के लिए पैसा छीना जा रहा है ये बंद कीजिए। हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, छोटे दुकानदारों के जेब में हम पैसा डालना चाहते हैं। ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। तो राहुल गांधी तो साफ कर रहे हैं कि इलेक्शन 2 ही धड़ों के बीच में है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो कांग्रेस क्योंकि वो पार्टी से हैं तो वो अपनी तरफ ज़्यादा वोट देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो आपने सुनवाया ये प्रतिक्रिया, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि बाकी जितने भी दल हैं सब बीजेपी के कंट्रोल में है। बीजेपी के कंट्रोल में है ये तमाम दल जिनकी बात हम कर रहे हैं, यानी कि वो कांग्रेस के वोट बांटने आए हैं। तो आप या तो हमें वोट करिए या हमारे विरोध में वोट करिए। तो ये एक ऑप्शन था जो कि लोकसभा चुनाव में काम किया था। जैसे कि बहन कुमारी मायावती को वोट नहीं मिला था उत्तर प्रदेश में, आपने देखा, उतना बड़ा राज्य। हरियाणा तो उसके मुकाबले बहुत ही छोटा है, 1/8 है। वहाँ तो 80 सीटें हैं, यहाँ तो 10 सीटें हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ये मैसेज ट्रैवल करेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। देखिए हिमांशु, हरियाणा बड़ा एक इवनली बैलेंस्ड राज्य है अभी इस वक्त। 90 सीटें हैं और करीब करीब 44-45 सीटों पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था, और वैसे ही 45-46 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी। तो बड़ा बैलेंस्ड है और रिजल्ट भी उसी तरह से आया, बैलेंस्ड। 5 बीजेपी को गया, 5 कांग्रेस को गया। पर एक कैच यहीं पर है, और वो कैच ये है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 11% नीचे आ गया लोकसभा चुनाव में। 11% बहुत बड़ी संख्या होती है, 50s में था वो 40s में आ गया। बावजूद इसके कि उनको 5 सीटें मिली, लेकिन वो जो फॉल था 11% वोट का, वो अपने आप में विधानसभा चुनाव में जाती हुई पार्टी को बड़ा डराने वाला आंकड़ा था। लिहाजा हर वो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये नतीजे हमारे अगेंस्ट नहीं जाएं। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, उन्होंने 9 साल के बाद अपने मुख्यमंत्री को बदला। लोग जवाब खोज रहे हैं आज की तारीख में जॉब्स को लेकर के। जो नौजवान है वहाँ का, उसके पास जवाब अग्निवीर जैसे मसलों को लेकर के उसे चाहिए। ये सच है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और न केवल यहाँ बल्कि मैंने जम्मू कश्मीर में भी देखा, यहाँ तो देखा ही। इसके अलावा पहलवानों का सवाल है, और वो कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है ये आपको चुनाव में पता लगेगा। और फिर किसान का सवाल पिछले कई सालों से वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार परेशान कर रहा है, और अगर सबसे ज़्यादा कहीं उसको प्रभावित करेगा तो आप जानते हैं हरियाणा में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नई रणनीति सोची है कि कैसे काउंटर करें, क्योंकि ऐसे में मामला तो फिर से चला जाएगा। काउंटर अटैक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को लेके आए। देखिए, इस बात को मैंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे और अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने 2014 और 2019 में जो बातें कही गई थी उन्हीं बातों को कहते वो नजर आए।
जैसे आपको याद होगा उन्होंने दामाद वाला मसला प्रकरण उठाया, अभी उनके भाषणों में मैंने सुना डीलर दामाद जी। अब ये 2014 में भी उठाया गया था जब भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें मिली थी और वो ज़बरदस्त जीत दर्ज करके आई थी। उस वक्त दामाद जी वाला चल गया मामला, डीलरों के ज़रिए ज़मीन को, खेती की ज़मीन को आप कन्वर्ट कर देते हैं व्यावसायिक ज़मीन में और औने पौने दाम बेचते हैं, आप उद्योगपतियों के हाथ बिके हुए, इस तरह के आरोप लगाए गए थे उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर। और लोगों ने उस बात पर विश्वास करते हुए सीटें दी थी, सरकार बनाई। 5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, खट्टर साहब वो साबित नहीं कर पाए कि जो उस वक्त आरोप लगाए गए थे 2014 में वो सही है, कितने सही हैं, किसकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में क्या हुआ, ये सब हल्के में बातें हो गई। 2019 में आंकड़ा कम गया, बहुमत नहीं आया, 40 हो गया। अब फिर से वही अगर लाइन ली जाएगी जो कि प्रधानमंत्री ले रहे हैं, ये दामाद वाला मसला, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि दामाद जो कर रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए तो 10 साल दिए, अब आप बताओ आपने क्या किया, 10 सालों में क्या किया? फिर आ गए वही दामाद जी वाली लाइन लेकर के। और दूसरा ये कि दामाद जी वाली साइड रखो, ये बताओ कि हमारे किसान पहलवान नौजवान के जो सवाल है उस पर आपने क्या किया? तो लगा मुझे जैसे कि थोड़ा हल्का पड़ रहा है बीजेपी का मामला, तो बड़े अग्रेसिव तरीके से योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। अब देखिए योगी आदित्यनाथ जो नेता है उनकी छवि कुछ इस तरह की है, संत वाली छवि है, हिंदुत्व के प्रखर एक्सपोनेंट के तौर पर वो जहां भी है वो नजर आते हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी का कार्यक्रम लगा वैसे ही मैंने देखा योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम भी लग गए। राहुल गांधी की यात्रा से कुछ पहले जब राहुल गांधी वहाँ पर करनाल गए और उस तरह से, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम लगने लगे, उन्होंने शुरुआत कर दी, आज भी वो थे। और इस तरह से फ्रेम टू फ्रेम टक्कर देना है हिंदुत्व के कार्ड पर, क्योंकि राहुल गांधी जो बातें उठा रहे हैं वो रोजगार के, कास्ट सेंसस के, आज भी उन्होंने कहा नौकरियां हम दे देंगे जैसे ही हम आएंगे, महिलाओं को हम 2000 रुपए देंगे, किसानों को हम MSP देंगे। तो ये सारे सवाल जो है जो उनके गारंटी पत्र में है वर्णित, वो भारतीय जनता पार्टी के पास इन सभी मसलों से अलग एक और मसला है। वो भी कहती है हम पैसे देंगे, लेकिन लोग विश्वास अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास 10 साल थे। वो भी कहती है हम नौकरी देंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास 10 साल थे। यही तो होता है ना एंटी इनकम्बेंसी। तो उसके पास एक और कार्ड है और वो है हिंदुत्व का। लेकिन उस राज्य में क्या चल पाएगा ये भी है, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड अब हिंदू मुस्लिम वहीं कर पाएंगे जहां पर उस तरह का माहौल हो। क्या हरियाणा में उस तरह का माहौल है कि 90 सीटों में से मान लीजिए आधी सीटों पर क्या वो कार्ड चलेगा? यही एक प्रयोग है जो कि परीक्षा ली जा रही है इस बार, देखना, क्योंकि और मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। जैसे महाराष्ट्र में देखिए क्या है, महाराष्ट्र में उन्होंने लड़की बहन योजना एक ला दी है। अब लड़की बहन योजना जो है वो बहुत शानदार योजना, लाडली बहना की तरह है। और लाडली बहना ने यह काम किया मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने वहाँ लागू किया उसे अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में जुलाई और अगस्त के पैसे भी दे दिए हैं, सितंबर के पैसे जाने वाले भी हैं। तो वहाँ पर लोग बाग पर अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है हरियाणा, यहाँ 1000, 2000 या 1500 से मसला जो है उस तरह से सॉल्व नहीं होता है। तो ये वाली योजना यहाँ, हालांकि लाडो लक्ष्मी यहाँ भी है, लेकिन वो उस तरह से प्रचारित नहीं है। यहाँ लोग फौज में जाते हैं, अपनी खेती करते हैं, इनको या तो आप फौज में भर्तियाँ निकालिए या फिर खेती में सहूलियतें दीजिए, MSP। अब जैसे मैं आपको बताऊँ एक कहानी के, मैं करनाल में था तो एक किसान ने कहा, मैंने उनको बताया कि साहब ऐसा है कि आपको तो MSP मिल ही रही है, फिर नाराज़गी किस बात की है? तो उन्होंने कहा देखिए MSP जब घोषित होती है उसके पहले कई किस्म के ऐसे धान होते हैं जो पहले बोए जाते हैं, पहले बाजार में ला दिए जाते हैं और वो बिक जाते हैं। सो बाय द टाइम आप अनाउंस करते हैं MSP, तब तक में ये जो धान है जिसको आप कहते हैं कि नहीं ये क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छा है, इसको ही आप उगाया कीजिए, उनके बिकने का समय हो जाता है, वो पक चुके होते हैं।
तो आप बड़ी चालाकी हमारे साथ करते हैं, आपने एक पोर्टल खोल दिया है, उस पर हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो ऐसी दिक्कतों से हम बाज आएँ, हमें नहीं चाहिए ये सब। आप चालाकी हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये किसानों के मसले, तो इन सब मसलों के आगे अपने आप में देखिए, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोगों में धार्मिक आस्थाओं की कमी है या वो इस बात से खुश नहीं है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ हरियाणा में। पर कितने, प्रश्न ये है कि जब उत्तर प्रदेश में ही माकूल नहीं आए नतीजे, जब अयोध्या की सीट ही हार गए, तो फिर फैजाबाद की सीट हारने के बाद फिर वहां कैसे असर होगा इसका, यह आकलन तो बहुत जरूरी है। लेकिन अग्रेसिव हिंदुत्व जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का सबसे सबल अस्त्र रहेगा, और उसको मजबूत बनाने के क्रम में, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के क्रम में बहुत से लोग आगे आ जाते हैं। अब आपने देखिए, वो बिजनौर में महबूब अली कोई नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भाषण दिया, कहा मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, थोड़े दिनों में हम सत्ता में आ जाएंगे। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इतने हो जाएंगे इस देश में कि हम वहाँ पर सत्ता लोकसभा में हम ज़्यादा मुसलमान हो जाएंगे। ये तो धर्म के आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से कानूनी रूप से भी गलत है। और दूसरा है कि राजनीतिक रूप से तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से ये हाराकिरी है। आप खुद ही अपना नाश करना चाहते हैं अगर इस तरह से बयान देते हैं, क्योंकि इससे कंसोलिडेशन ऑफ दी हिंदू वोट्स होगा। हालांकि ऐसे नेता वो उनके जो सुनने वाले लोग हैं उनको बड़ा पसंद आता है तो वो बोलते हैं, अगर उनको पसंद ना आए तो वो भी ना बोले। अब राजनीति करने का सबका अपना एक तरीका है, वो उनका ये तरीका है। अब इसे सही तो नहीं कहा जाएगा अब, लेकिन उनका तरीका है। तो देखिए, राहुल गांधी का एक बयान है जिसको कि आज योगी आदित्यनाथ ने कोट किया। राहुल गांधी ने कहा था कि 22 जनवरी को क्या हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर नाच गाना हो रहा था, वहां पर कौन सा उसमें दलित और पिछड़ा आपको दिखाई पड़ रहा था, वगैरह वगैरह उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी थी। अब इस नाच और गाने वाले पॉइंट को पकड़ते हुए आज भवानी खेड़ा में थे, जो कि पड़ता है भिवानी में, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग नाच गाने की बात करते हैं, है ना, उनका पूरा परिवार नाच गाने में रहा है। और प्रकारांतर से और बहुत सी बातें उन्होंने कहा कि ये जो वो पले बढ़े हैं, इटली की संस्कृति है, तो रोम और राम का अंतर है। आप देखिए कितना पॉलिटिकली लोडेड बातें हैं ये, और इसीलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा में अपेक्षाकृत लोग सीधे डायरेक्ट होते हैं, है ना, और गलत और सही के टर्म्स में सोचते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पेच नहीं है। बाकी राज्यों से मैंने देखा कि राजनीतिक रूप से उस हिसाब से बड़े सीधे होते हैं, वो मदद करते हैं या विरोध करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की उनको बातें सूट नहीं करती हैं तो वो नहीं करेंगी, बोलेंगी कि क्या मतलब है। कुछ लोगों को अगर करती हैं तो वो जरूर नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ऐसी बातें क्यों बोलता है राहुल गांधी, अपनी बातें क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी का हिंदुत्व जो लाया गया है, क्या ये अगर ब्रह्मास्त्र है बीजेपी का, तो हम मान के चलें कि बीजेपी के पास सारे पत्ते खत्म हो गए, क्योंकि ये उनका आखिरी उस राज्य में लाना जहाँ पर जाट वोट आपके सबसे ज़्यादा है, महिलाओं का मुद्दा और जो किसानों के साथ या फिर जो पहलवानों के साथ हुआ, उन सब से हट के आप हिंदू मुस्लिम और इस तरह से चीज़ें अगर करने की कोशिश करते हैं उस राज्य में, तो फिर लगता है कि आपके सारे जो है कुछ बचा नहीं है आपके। बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉक्स में। देखिए, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्य समाज का प्रभाव का क्षेत्र है, और आर्य समाजी है यहाँ पर लोग। वो हिंदू है पर वो जो पद्धति फॉलो करते हैं, थोड़ा जो कर्मकांड होता है उससे थोड़ा अलग, थोड़े सिंपल हिंदुइज्म को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह की बातें उनमें हैं। घोर जो पूजा पद्धति विधि विधान वाला हिंदुत्व है जो उत्तर प्रदेश बिहार में चलता है, उस तरह के वहाँ पर आप कम देखेंगे हिंदू प्रैक्टिसेस। लिहाजा इस तरह का भाषण या इस तरह की बातें उतना असर करती हैं क्या, इस पर संशय तो है, इस पर संशय है। लेकिन तब ये नहीं भूलना चाहिए कि फिर एक दौर भी था जब 57 सीटें इसी राज्य ने दी थी भारतीय जनता पार्टी को। इसी राज्य ने अभी 5-5 सीटें जिताई हैं लोकसभा की, जो कि करीब 45-46 हलकों में जीत मानी जा सकती है। तो यही देखना है कि क्या जो स्लाइड देखा है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नीचे की तरफ 10 से 5 सीट पर आ गए हैं,
वो स्लाइड सीधी जा रही है नीचे क्या। और अगर ऐसा है तो फिर बहुत बुरी स्थिति हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन अगर वो रुक गया है तो फिर वो एनीबॉडीज गेम है। मुझे लगता नहीं है कि वो रुक गया है, क्योंकि वो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि रुक गया है क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो जेजेपी, आईएनएलडी, एएसपी, बीएसपी इसमें मुझे आस्था दिखाते हुए नहीं दिखे इस बार। पिछली बार कांग्रेस की हार की वजह क्या थी कि जेजेपी ने 15% वोट ले लिया था। वो बहुत बड़ी संख्या होती है वोट। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट था और कांग्रेस में आ गया होता तो कांग्रेस 60 सीटें जीत जाती। हाँ, 10 सीटें तो वो जीते थे जेजेपी वाले विधानसभा। तो वो उतना वोट लेके, लेकिन इस बार मैंने देखा कि कोई नहीं जाना चाह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संभव है कि वहीं के वहीं रहे, उसका वोट शेयर नहीं घटे, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर अचानक से पता चला बढ़ जाएगा। और अगर ये छोटी छोटी पार्टियां जिसके ऊपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अटैक किया है, अगर वो मान लीजिए कि चल जाता है मामला, तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बात ऐसी हो जाएगी कि फिर लोग जेजेपी को वोट नहीं देंगे। वैसे भी उसे इस बार कम वोट मिलने जा रहा है, नहीं वोट मिलने जा रहा है। अगर जेजेपी नहीं ले रहा है वोट, मैं बात कर रहा था वहाँ की महिलाओं से, तो वो कह रही थी कि हम जेजेपी को नहीं देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। तो अगर वो वोट शिफ्ट कर जा रहा है कांग्रेस में, तो फिर मान के चलिए कि लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी मायने नहीं रखती है। यह हरियाणा है, इस तरफ चला जाता है, नहीं उस तरफ चला जाता है। और देखना यह है कि इस बार किस तरफ जाता है। चलिए देखिए, क्योंकि राहुल गांधी बड़े ही आखिरी दौर में प्रचार के लिए उतरे हैं और ये रणनीति कितनी सक्सेसफुल होती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को या बताने को कुछ ज़्यादा नहीं है, ये मतलब सबको दिख रहा है, खुली आंख से देखने वाली चीज़ है। क्योंकि हिंदुत्व जैसे कार्ड को अगर आप हरियाणा में चलाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि वो चल पाए। हालांकि जनता किस तरह से देखती है इसे, आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।